जो सेक्शन 1 है कमेंसमेंट का कि सीआरपीसी का विस्तार कहाँ पर है, उसमें क्योंकि अब जम्मू और कश्मीर कोई स्टेट नहीं रहा है, इसलिए आप उसको नहीं लिखेंगे। और वैसे ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अच्छा, ये व्यक्तियों की गिरफ्तारी पर है। इसका सेक्शन 41 बताता है कि पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। तो हमने 2C डेफिनेशन में देखा था कि जो संज्ञेय अपराध वह होता है जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, तो अब ये 41 बताता है कि कब कब पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, इसमें बताया कि पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना व्यक्तियों को कब गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, इसमें जो पहला है 41A, ये अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, 2008 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। और ये अमेंडमेंट अरनेश कुमार बिहार राज्य स्टेट ऑफ बिहार उसके इस केस के बाद ये अमेंडमेंट किया गया था। तो सबसे पहले तो ये 41 का सब क्लॉज ए क्या बताता है कि पुलिस अधिकारी जो है, अगर कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध कारित करता है तो फिर पुलिस अधिकारी उसे वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। और इसके बाद बी ये कहता है कि अगर या तो पुलिस को कोई कंप्लेंट मिली है, परिवाद हमने 2D में पढ़ा था, तो परिवाद किसको किया जाता है? मजिस्ट्रेट को। ठीक है, तो या तो कोई परिवाद आया है, कंप्लेंट आई है, या फिर कोई पुलिस को कोई जानकारी मिली है कि किसी व्यक्ति ने कोई 7 वर्ष से दंडनीय कोई अपराध किया है, या फिर उस व्यक्ति ने कोई संज्ञेय अपराध किया है। दोनों में से कोई भी एक चीज़, या तो 7 वर्ष तक की अवधि से दंडनीय कोई अपराध किया है या फिर संज्ञेय अपराध किया है। और ये दो तो ऊपर वाले कंडीशंस हैं, और इनके साथ फिर ये नीचे जो बता रखी है, इन चीज़ों के लिए उसकी गिरफ्तारी ज़रूरी है। अब किस लिए उसकी गिरफ्तारी ज़रूरी है? ऊपर वाले 2 अपराध तो उसने करे हैं, लेकिन नीचे वाली कंडीशन भी होनी चाहिए। अब किस लिए उसकी गिरफ्तारी ज़रूरी है? कि वह और कोई अपराध ना करे, इसलिए उसको रोकने के लिए उसकी गिरफ्तारी ज़रूरी है। या फिर उसका इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, समुचित अन्वेषण करने के लिए उसकी गिरफ्तारी ज़रूरी है। या फिर वह जो व्यक्ति है वह साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सकता है, कोई सबूत को हटा सकता है, ख़त्म कर सकता है, नष्ट कर सकता है। या फिर वह व्यक्ति, कोई जो व्यक्ति है जो सबूत, कोई साक्ष्य देने वाला है, कोई उसके खिलाफ कोई गवाही देने वाला है, उसको कोई उत्प्रेरणा होता है, कोई लालच दे दे, या फिर उसे कोई धमकी दे दे, डरा धमका दे कि मेरे खिलाफ गवाही मत देना, या फिर उससे कोई वादा कर ले कि अगर तुम गवाही नहीं दोगे तो मैं तुम्हें यह कुछ भी तुम्हारे लिए काम कर दूँगा, कुछ भी इस तरह का कोई वादा करे, इस चीज़ से उसको रोकने के लिए। या फिर पुलिस को लगता है कि अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया गया तो फिर न्यायालय में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती। तो अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया गया तो पुलिस को यह लगता है कि फिर वो न्यायालय में नहीं आएगा, तो इसलिए उसकी गिरफ्तारी ज़रूरी है। तो इन सब में से जो ये 5 पॉइंट्स है, इनमें से किसी न किसी एक चीज़ के लिए उसकी गिरफ्तारी ज़रूरी है, इसलिए उसको पुलिस अधिकारी जो है गिरफ्तार करेगी, और जो उसके कारण हैं उनको वो कारणों को लिखेगी। लेकिन इसका एक परंतु भी है। ये परंतु यह कहता है कि अगर मान लो कि ऊपर वाली सारी कंडीशनें लागू होती है, कंडीशंस किसी व्यक्ति पर लागू होती हैं, और पुलिस अधिकारी फिर भी उसको गिरफ्तार नहीं करता है, तो फिर पुलिस अधिकारी अपने गिरफ्तार नहीं करने के कारणों को लिखेगा। अब इसके बाद जो है अगले पॉइंट्स और शुरू हो जाते, अगले और पॉइंट्स बता रखे हैं जिनमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। ऊपर वाला पॉइंट अलग थे, अब ये अगले पॉइंट्स ये आ गए हैं कि एक किस लिए गिरफ्तार कर सकते हैं वारंट के बिना पुलिस अधिकारी? जब किसी व्यक्ति ने 7 साल से अधिक की कोई सज़ा हो, इस वैसा कोई अपराध किया है जिसकी सज़ा 7 साल या उससे ज़्यादा की है,
तो पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। या कोई अपराधी है जो उद्घोषित अपराधी है। उद्घोषित अपराधी वह होती है जिसके आगे हम पढ़ेंगे उद्घोषित अपराधी कौन होता है, ठीक है। अभी मैं थोड़े शॉर्ट में बता देती हूँ कि उद्घोषित अपराधी वह होता है जिसके लिए पुलिस ने किसी न्यूज़पेपर में कोई उद्घोषणा मतलब न्यूज़पेपर में लिखवा दिया है या फिर पोस्टर्स छप जाते हैं जिसके बारे में, वो उद्घोषित अपराधी हो जाता है। तो उद्घोषित अपराधी है उसको गिरफ्तार कर सकते हैं वारंट के बिना। या फिर पुलिस अधिकारी को लगता है कि किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई चुराई हुई संपत्ति है या फिर डाउट है कि उसने चुराई हुई संपत्ति अपने पास रख रखी है, या फिर कोई व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी के कार्य में बाधा पहुंचा रहा है, उसको परेशान करता है, या फिर वो पुलिस अभिरक्षा से जेल से निकल के भाग चुका है, या फिर जो है कोई सेना का, कोई आर्मी, कोई नेवी, किसी भी सेना से जो सेना को छोड़कर भाग चुका है, अभित्याजक या भगोड़ा होता है, तो सेना से कोई भगोड़ा है, या फिर वो प्रत्यर्पण भारत से किसी स्थान पर अपराध करके आया है और भारत में आ गया है, और फिर प्रत्यर्पण हमने इंटरनेशनल लॉ में पढ़ा था कि फिर उधर विदेश से जो है उसकी डिमांड आ चुकी है कि इसको पकड़ के हमें भेजो, तो फिर इस तरह कोई प्रत्यर्पण की संबंधी नियम के अधीन उसको पकड़ना है। या फिर इसमें बता रखा है सीआरपीसी के सेक्शन 3 नियम भंग करता है। तो सीआरपीसी के सेक्शन 356(5) क्या कहता है, उसमें कुछ अपराध बता रखे हैं आईपीसी के। अगर किसी ने वह अपराध किया है या उसने कोई दोबारा अपराध किया है तो फिर मजिस्ट्रेट, ये तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट उसे छोड़ते टाइम, जब उसे छोड़ेंगे, सज़ा उसकी पूरी हो जाएगी, तब उसको ये कहेंगे कि अब 5 वर्ष तक वो अपना जहाँ भी रहेगा अपने निवास स्थान की जानकारी न्यायालय को देगा। अगर वह उस निवास स्थान को बदलता है, किसी दूसरे में जाता है, तो भी उसकी जानकारी न्यायालय को देगा। अगर वह वहाँ से अनुपस्थित है, कहीं बाहर जा रहा है, शहर छोड़ के जा रहा है, तो इसकी जानकारी वह न्यायालय को देगा। और अगर वो इन नियमों को तोड़ता है, जानकारी नहीं देता है, तो फिर जो है उसको वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। या फिर लास्ट पॉइंट इसका कहता है कि अगर मान लो किसी को गिरफ्तारी के लिए आदेश आ चुका है, किसी पुलिस अधिकारी को आदेश मिला है कि वारंट के बिना गिरफ्तार करना है, तो वह वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इन पॉइंट्स में जो है वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं। और इसमें बाद में जो इसका जो सब सेक्शन 2 है वो यह बताता है कि अगर कोई असंज्ञेय अपराध करता है, ठीक है, असंज्ञेय अपराध का परिवाद मिला है। एक चीज़ ध्यान रखें, ये मामले में ही होती है, संज्ञेय मामलों में FIR होती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है। तो अगर असंज्ञेय अपराध किया है तो उसको वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 41A, B, C, D ये 4 सेक्शन ऐड हुए थे अमेंडमेंट से 2008 के, और ये DK बासु वर्सेस वेस्ट बंगाल का केस था, जो गिरफ्तारी के बारे में लीडिंग केस है। उस केस के बाद से ये सेक्शंस ऐड हुए थे, और ये चारों गिरफ्तारी कैसे करनी है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 41A सेक्शन, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जो हमने 41 का अभी जो हमने पढ़ा था कि पुलिस अधिकारी वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है, 41 का, इसका जो पहला वाला पॉइंट था जिसमें जब वो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध कारित करता है या 7 वर्ष से कम की अवधि का अपराध कारित करता है, उस मामले में अगर पुलिस को लगता है कि उसकी गिरफ्तारी ज़रूरी नहीं है, तो पुलिस क्या कर सकती है, उस व्यक्ति को क्या कह सकती है कि भाई वो एक पुलिस या तो अपने सामने पुलिस के समक्ष उपस्थित रहने के लिए, या पुलिस कोई और स्थान बता सकती है, मानो वो दूसरे शहर में है तो पुलिस कहेगी कि तुम वहाँ के थाने में रोज़ जाके, मतलब वो टाइम बता देगी कि इतने इतने दिनों बाद उपस्थित होना है, तुम्हें अपनी अटेंडेंस लगानी है, तो पुलिस उसको इस तरह का नोटिस जारी कर देगी। और वो अगर नियमित तौर पे उपस्थित होता है तो ठीक है, अगर लेकिन वो शर्तें नहीं मानता, जो भी उस पर शर्तें लगाई हैं उनको तोड़ देता है, तो फिर उसको पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। अब आता है 41B, ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। ये
41B ये बताता है कि जो भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने जा रहा है वो किस प्रोसीजर से कैसे गिरफ्तार करेगा और उसके कर्तव्य क्या है। तो ये कई बार बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि पुलिस अधिकारी के क्या क्या कर्तव्य हैं। तो इसमें एक ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है 41B का कि ये उसके कर्तव्य हैं। ठीक है, तो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने जाएगा तो वो क्या क्या करेगा। ठीक है, सबसे पहले वो अपने नाम की सही, प्रकट और स्पष्ट पहचान धारण करेगा। उसके नेम प्लेट उसने अपनी ड्रेस पे लगाई होती है तो उस पर नाम उसका सही होना चाहिए, प्रकट मतलब साफ दिखना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, उसको क्लियर दिखना चाहिए। ठीक है, ताकि उसकी आसानी से पहचान हो सके। तो ऐसा एक नेम प्लेट लगा के जाएगा। और एक वो गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करेगा, मेमोरेंडम तैयार करेगा। ठीक है, वो जो ज्ञापन होगा उसका वो किस लिए होगा कि उसको जब वो गिरफ्तार करने जाएगा तो जहाँ भी जिसको भी गिरफ्तार करने जाएगा तो या तो उसके किसी परिवार के सदस्य से उस पर साइन करवाएगा। अगर कोई ऐसा सदस्य नहीं मिला तो आस पड़ोस का कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिसका अच्छे लोगों में साख है, अच्छी जानकार है, तो उस व्यक्ति से साइन करवाएगा। और उसके बाद जो है जो गिरफ्तार किया, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, फिर उसके बाद उसके साइन करवाएगा उस ज्ञापन पर। लेकिन अगर मान लो कि जो ऐसा कोई व्यक्ति जिसको गिरफ्तार कर रहे हैं उसके कोई परिवार का सदस्य वहाँ पर नहीं था, या उसको कहीं रास्ते में से गिरफ्तार किया, कोई आस पड़ोस में भी कोई सदस्य नहीं था, तो फिर वह क्या करेगा, जब उसको गिरफ्तार करके लेके आएगा तो फिर उसको उसके किसी मित्र या उसके किसी रिश्तेदार के बारे में उससे जानकारी लेगा और फिर उसको मित्र को या रिश्तेदार को जो है उसकी गिरफ्तारी की सूचना देगा। ये उसके पुलिस अधिकारी के कर्तव्य हैं। अब 41C जो है कंट्रोल रूम के बारे में, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ज़िले में नियंत्रण कक्ष होगा। ठीक है, तो राज्य सरकार जो है प्रत्येक ज़िले में नियंत्रण कक्ष बनाएगी और एक संपूर्ण राज्य के लिए एक नियंत्रण कक्ष बनाएगी, नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम। अब इन नियंत्रण कक्ष में होगा क्या, तो जो भी ज़िले का नियंत्रण कक्ष है उसमें जो जो व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं उनके नाम और पते, एक नोटिस बोर्ड लगाया जाएगा उस नियंत्रण कक्ष के बाहर। उस नोटिस बोर्ड पे जिन व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उनका नाम और एड्रेस लिखा जाएगा और जिन पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है उन पुलिस अधिकारियों के नाम और उनकी पोस्ट वो जो ज़िले में है उसमें ये सब लगाया जाएगा। और जो राज्य स्तर पर जो नियंत्रण कक्ष बनाया जाएगा, राज्य स्तर पर एक बनाया जाएगा नियंत्रण कक्ष, कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, जो उसमें जो नियंत्रण कक्ष में उसमें क्या रखा जाएगा, उसमें जो जो व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं उन व्यक्तियों के नाम, जो भी पूरे राज्य में समय समय पर जितने भी गिरफ्तार किए जाते हैं उन सभी व्यक्तियों के नाम रखे जाएंगे। और उन्होंने जो अपराध जिसका उस पर आरोप लगाया है भी इन्होंने ये अपराध किया है, उस अपराध का नाम लिखा जाएगा। और ये जो जानकारी है जो राज्य स्तर पे जो नियंत्रण कक्ष है, ये जो जानकारी है वो इकट्ठी मतलब वो इकट्ठी करके रखेंगे अपने पास, ताकि कभी भी आम जनता को कोई जानकारी चाहिए तो उसको वो क्या कहते हैं प्रोवाइड करा सके, इसलिए वो रखेंगे। अब 41D सिंपल बात कहता है कि जो भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उससे जब भी पूछताछ की जाएगी, पूछताछ के दौरान जो है उसको अपनी पसंद के अधिवक्ता से, पसंद के वकील से मिलने का अधिकार है। लेकिन वो मिल सकता है अपने वकील से, लेकिन पूरी पूछताछ के दौरान नहीं मिल सकता। हाँ, बीच में उसको मिलने का अधिकार है, कभी भी वो एक दो बार कभी मिल सकता है। तो ये गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार हो जाता है। अब इसके बाद 42 से 45 तक ये सिंपल सेक्शन है जिन पे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो 42 क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति नाम या निवास बताने से, 42 ये कहता है कि अगर मान लो किसी पुलिस अधिकारी के सामने किसी ने असंज्ञेय अपराध कर दिया है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया है, तो पुलिस अधिकारी उसे कब गिरफ्तार करेगा। तो मान लो पुलिस अधिकारी के सामने उसने अपराध किया, पुलिस अधिकारी ने उससे पूछा, नाम पता पूछा, बता रहा नहीं है या गलत बता रहा है, पुलिस को लगता है ये सही नहीं बता रहा, तो पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है। और फिर उसको अगर उसको गिरफ्तार करने के बाद सही जानकारी नाम पते की मिल जाती है तो वो उसे छोड़ देगा। और अगर नहीं मिलती है और 24 घंटे तक नहीं मिल पाती तो 24 घंटे के बाद वो मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश कर देंगे।
ये 42 कहता है। 43 क्या कहता है कि प्राइवेट व्यक्ति कब गिरफ्तार कर सकता है, कोई भी आम व्यक्ति है वो कब गिरफ्तार किसी भी अपराधी को कर सकता है। तो अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति को की उपस्थिति में कोई व्यक्ति अजमानती है, जिसके लिए जमानत नहीं, में अजमानती है या संज्ञेय अपराध करता है, अजमानती और संज्ञेय दोनों ही सीरियस किस्म के अपराध होते हैं, तो ऐसा कोई अपराध करता है या फिर कोई उद्घोषित अपराधी है, तो प्राइवेट व्यक्ति जो है वो ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करेगा और फिर उसे किसी पुलिस अधिकारी को सौंप देगा गिरफ्तार करने के बाद। और अगर कोई पुलिस अधिकारी नहीं है आसपास तो फिर वो पुलिस थाने उसको लेके चला जाएगा। 44 ये कहता है कि मजिस्ट्रेट कब गिरफ्तार करता है, तो मजिस्ट्रेट कौन से गिरफ्तार कर सकते हैं, कार्यपालक या न्यायिक, ठीक है। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट में सभी मजिस्ट्रेट आ जाते हैं। कार्यपालक इसमें चाहे कोई ईएम हो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, या फिर कोई डीएम हो, या फिर एसडीएम हो, एडीएम हो, तो कार्यपालक में सभी आ गए। और फिर कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट में भी सभी मजिस्ट्रेट आ जाते हैं, सीजेएम, जेएम फर्स्ट। तो इसका मतलब सभी जो मजिस्ट्रेट हैं वो अगर उनकी उपस्थिति में कोई अपराध या उनकी स्थानीय अधिकारिता में कोई अपराध कारित करता है तो उनको भी गिरफ्तार करने का अधिकार होता है, ठीक है। लेकिन इसमें न्यायाधीश के नाम नहीं लिखे, इसमें केवल मजिस्ट्रेट ही लिखे हैं, कोई सेशन जज का नाम नहीं लिखा, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और लास्ट सेक्शन 45 ये कहता है कि जो सशस्त्र बल के सदस्य हैं, कोई जो सेना के सदस्य हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, उनकी गिरफ्तारी करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी।